Good afternoon everyone, welcome back again in this new video lecture. In this video lecture we are going to see about the nucleus. Nucleus is very much important organelle of the cell because it is the controlling center of the cell. Now we are going to see how the structure is and what are the functions performing by the nucleus. यहाँ पर आपको 5.15 में न्यूक्लियस की डायग्राम दी है और उससे भी अच्छी अल्ट्रास्कोपिक डायग्राम भी आपको दी है 5.16 में, अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ द न्यूक्लियस. सो हाउ द स्ट्रक्चर इज क्रिएट वी आर गोइंग टू सी हियर. Structure of nucleus of a eukaryotic cell becomes distinct in a non-dividing cell or during interphase. न्यूक्लियस का जो स्ट्रक्चर है, अगर हम किसी पर्टिकुलर यूकैरियोटिक सेल की बात करेंगे तो आपको थोड़ा सा अलग थलग दिखाई देगा, डिस्टिंक्ट दिखाई देगा, जो कि स्पेशली नॉन डिवाइडिंग सेल्स और सेल के इंटरफेज में है ना, सेल के इंटरफेज में या तो फिर नॉन डिवाइडिंग सेल में आपको दिखाई देगा. मैं थोड़ा सा यहाँ हाईलाइट कर देती हूँ. ये इन दो स्टेजेस के वक्त न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर आपको बहुत ही डिस्टिंक्ट दिखाई देगा. सच एन इंटरफेस न्यूक्लियस इज मेड अप ऑफ न्यूक्लियर एनवलप, न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियोलस एंड क्रोमैटिक नेटवर्क. तो यहाँ पर जो न्यूक्लियस है, दैट न्यूक्लियस इज डिवाइडेड इनटू 4 मेन रीजन्स, दैट इज न्यूक्लियर एनवलप, nucleoplasm, its nucleolus and chromatin network. All these 4 are made the nucleus. ये चारों न्यूक्लियस को बनाते हैं. सबसे पहला हम लोग यहाँ पर देखेंगे न्यूक्लियर एनवलप. मैं आपको यहाँ पर सबसे पहले शो कर देती हूँ कि हम किस न्यूक्लियर एनवलप की बात कर रहे हैं. दोनों डायग्राम में हम लोग देख लेते हैं प्रॉपरली. देखो, एनवलप बोले तो ये पूरा जो स्ट्रक्चर है दैट इज़ एनवलप, ठीक है. और अगर हम इस डायग्राम में देखते हैं तो न्यूक्लियर एनवलप आपको कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा, ठीक है. सो दिस इज मेम्ब्रेन. दैट मेम्ब्रेन इज नथिंग बट द न्यूक्लियर एनवलप. ओके. अब न्यूक्लियर एनवलप को अगर हम डिस्टिंक्ट करते हैं तो यू विल सी दैट न्यूक्लियर एनवलप इज मेड अप ऑफ डबल लेयर्ड, 2 लेयर से बनी होती है, ठीक है. दैट इज डेलिमिटिंग मेम्ब्रेन ऑफ द न्यूक्लियस. ये डेलिमिटिंग मेम्ब्रेन होता है न्यूक्लियस का, जो कि डबल लेयर्ड है. आप इसे दोनों जगह काफ़ी अच्छे से डिस्टिंग्विश कर सकते हो. अगर आप क्लियर कट देख रहे होंगे तो इस डायग्राम में यहाँ पर 2 लेयर्स है न्यूक्लियस की. माइन्यूटली आपको देखना पड़ेगा. इसी डायग्राम को अगर हमें डबल लेयर देखनी है तो यहाँ पर आपको दिखाई देगी न्यूक्लियस की डबल लेयर्स, आउटर मेम्ब्रेन एंड दिस इनर मेम्ब्रेन. ओके. तो इस प्रकार से यहाँ पर न्यूक्लियर एनवलप डबल लेयर से बनी हुई है. 2 membranes are separated from each other by perinuclear space. Now that perinuclear space is about 10 to 50 nanometer in range, ठीक है. तो ये जो डबल लेयर बनी है, एक दूसरे से ये दोनों लेयर एक पेरीन्यूक्लियर स्पेस की वजह से एक दूसरे से अलग दिखाई देती है और होती है, और दोनों के बीच में 10 से 50 नैनोमीटर का फ़र्क होता है. आउटर मेम्ब्रेन इज़ कनेक्टेड विथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एट प्लेसेस. जो आउटर मेम्ब्रेन होती है, इट इज़ कनेक्टेड विद द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एट द प्लेसेस. मैं आपको यहाँ पर सिंपली डायग्राम ड्रॉ करके बता देती हूँ, ठीक है. जैसे कि मान लो ये सेल है और ये सेल का न्यूक्लियस है. नाउ दिस इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम.
like this. So outer membrane of the nucleus is connected with the endoplasmic reticulum, that is ER. Okay. अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कभी कभी कैसा होता है कि सेल में एक ही नहीं होता है, यहाँ पर भी हो सकता है, एट अ प्लेसेस बोल रहा है वो, तो जगह जगह पर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा, तो वो जगह जगह से आउटर जो मेम्ब्रेन होगी वो जगह जगह से कनेक्ट होंगी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ. इट आल्सो हार्बरस राइबोसोम्स ऑन इट, जो कि हमने पहले ही बात की थी कि अगर राइबोसोम्स प्रेजेंट है ना, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर अगर राइबोसोम्स प्रेजेंट है तो उसे हम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं, और नहीं है तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. तो इसी प्रकार के जो राइबोसोम्स है वो आपको कभी कभी न्यूक्लियस के यहाँ पर आउटर मेम्ब्रेन में भी क्योंकि दिखाई देंगे, क्योंकि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की जो लेयर है वो इसी के साथ आउटर मेम्ब्रेन के साथ कनेक्ट है, तो सम राइबोसोम्स आल्सो सीन ऑन द आउटर मेम्ब्रेन ऑफ द न्यूक्लियस. The inner membrane is lined by nuclear lamina, a network of protein fiber that helps in maintaining the shape of the nucleus. Okay. Inner membrane जो होती है न्यूक्लियस की, मान लो ये inner membrane है, it is lined by nuclear lamina, a network of protein fibers, so it helps to maintaining the shape of the nucleus. तो ऐसे मान लो कि ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बने होते हैं इस प्रकार के, दैट इज न्यूक्लियर लैमिना. अगर आपके डायग्राम में दिया है तो हम लोग देख लेंगे इसको. नो, डायग्राम में आपको बिल्कुल भी दिया नहीं है व्हाट इज न्यूक्लियर लैमिना. ओके. तो ये जो मतलब इनर मेम्ब्रेन जो है, ये इनर मेम्ब्रेन जो है वो न्यूक्लियर लैमिना, जिसे हम न्यूक्लियर लैमिना मतलब लाइंड बाय न्यूक्लियर लैमिना प्रोटीन फाइबर्स, जो कि एक प्रोटीन फाइबर्स होता है जो कि सेल के जो शेप है, सेल का जो शेप है, सॉरी न्यूक्लियस का जो शेप है उसे मेंटेन करके रखता है. The two membranes along with perinuclear space helps in separating nucleoplasm from cytoplasm. अब मान लो कि ये न्यूक्लियस है, उसका आउटर लेयर और ये है इनर लेयर, तो ऑब्वियसली ये सेल के बाहर के एनवायरनमेंट के साथ क्या करता है, डिस्टिंग्विश करता है. यानी देखो यहाँ पर पेरीन्यूक्लियर स्पेस की वजह से हमें क्लियर कट समझ में आता है कि ये न्यूक्लियस है और ये जो है ये साइटोप्लाज्म है. तो पेरीन्यूक्लियर स्पेस ऑटोमेटिकली हमको ये शो करता है कि न्यूक्लियस डिस्टिंक्ट है सेल साइटोप्लाज्म से. हाउएवर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज़ नॉट कंटिन्यूअस एट प्लेसेस. लेकिन यही न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अगर आप देखोगे तो जगह जगह पर पूरी कंटिन्यू नहीं है. क्यों नहीं है, चलो देखते हैं. देखो यहाँ पर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो बनी है यहाँ से यहाँ तक, फिर बीच में पोर है, फिर यहाँ से यहाँ तक, फिर बीच में पोर है, फिर यहाँ से यहाँ तक, इस प्रकार से वो बनी है. ओके. तो बीच में जो लेयर मतलब जो पोर्स बने उसे हम न्यूक्लियर पोर्स कहते हैं. ओके. So, however, nuclear membrane is not continuous at places. There are small opening called the nuclear pores. जो बीच बीच में गैप बनी है उसे क्या कहते हैं, न्यूक्लियोपोर्स. The nucleopores are guarded by pore complex which regulate flow of substances from nucleus to cytoplasm and reverse direction. कहने का मतलब है कि मान लो अगर ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, ठीक है, इस प्रकार की न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, तो यहाँ पर कुछ इस प्रकार से न्यूक्लियर पोर बना है. ये जो न्यूक्लियर पोर है जिसे हम न्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स बोल रहे हैं, पोर कॉम्प्लेक्स बोल रहे हैं, तो एक्चुअल में ये होता कैसे है, ये आपको कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा पोर कॉम्प्लेक्स.
ये पोर कॉम्प्लेक्स कुछ इस प्रकार से होता है, ठीक है। यहाँ से सब्सटेंसेस जो होते हैं वो आना जाना करते हैं, सब्सटेंसेस बाहर जाएंगे, सब्सटेंसेस अंदर आएंगे, है ना। तो सब्सटेंसेस का फ्लो होना, रेगुलेट फ्लो होना इनटू द रिवर्स डायरेक्शन और इनटू द साइटोप्लाज्म, ओके, सो दैट इज डन विद दिस थ्रू द पोर कॉम्प्लेक्सेस। इन पोर कॉम्प्लेक्स के द्वारा सब्सटेंसेस का आना जाना चालू रहता है। तो ये था न्यूक्लियर एनवलप, उसका स्ट्रक्चर और उसका फंक्शंस। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। क्या कहता है न्यूक्लियोप्लाज्म? द न्यूक्लियोप्लाज्म और कैरियोलिम कंटेन्स वेरियस सब्सटेंसेस लाइक न्यूक्लिक एसिड, प्रोटीन मॉलिक्यूल्स, मिनरल्स एंड सॉल्ट्स। अब न्यूक्लियस है तो ऑब्वियसली उसका अपना खुद का लिक्विड मटेरियल होगा, है ना, उसके अपने कंपोनेंट्स होंगे कुछ इस प्रकार से, और इस लिक्विड मटेरियल को हम न्यूक्लियोप्लाज्म बोलते हैं, या उसे आप कैरियोलिम्फ भी कह सकते हो। कैरियो मीन्स न्यूक्लियस, लिम्फ मीन्स लिक्विड। तो इस लिक्विड में एक्चुअल में प्रेजेंट क्या होता है? अलग अलग प्रकार के सब्सटेंसेस आपको दिखाई देंगे। न्यूक्लिक एसिड होगा, जैसे आप RNA DNA कहते हो, प्रोटीन मॉलिक्यूल्स होंगे, मिनरल्स होंगे, सॉल्ट्स होंगे, ये सारे सब्सटेंसेस उसमें आपको दिखाई देंगे। इट कंटेन्स क्रोमैटिन नेटवर्क एंड न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस इज अनदर कंपोनेंट विच इज़ नॉट बाउंड बाय द सेल मेम्ब्रेन। ये दोनों चीज़ें मैं आपको यहाँ पर शो कर रही हूँ। देखो इस प्रकार से यहाँ पर क्रोमैटिन नेटवर्क है और आप उसे न्यूक्लियर मटेरियल भी कह सकते हो, ठीक है। इसके अलावा आपको और एक चीज़ दिखाई दे रही है जिसको हम न्यूक्लियोलस कह रहे हैं। ये देखो यहाँ पर, ये किसी भी मेम्ब्रेन से बाउंड नहीं होता है, जबकि इसका अपना खुद का एक फंक्शन होता है न्यूक्लियोलस। ये न्यूक्लियस के अंदर होता है। सो ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, डोंट कंफ्यूज विद द न्यूक्लियस एंड न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस इज फाउंड इनसाइड द न्यूक्लियस। ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग्स। Okay, now we are going to discuss about the nucleolus, जिसके बारे में हमने अभी थोड़ी देर पहले बात की। न्यूक्लियोलस इज मेड अप ऑफ RNA एंड राइबोसोमल प्रोटीन्स। न्यूक्लियस ये जो बनता है ये RNA से बना है और राइबोसोमल प्रोटीन से। इन दो चीज़ों से न्यूक्लियोलस बनता है। एंड इट इज़ बेस्ट नोन एज अ साइट ऑफ राइबोसोम बायोजेनेसिस। बहुत ही अच्छी साइट मानी जाती है जहाँ पर राइबोसोम का सिंथेसिस होता है, राइबोसोम बनते हैं। मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि यहाँ से राइबोसोम बनकर निकलते हैं और वो जाकर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सरफेस के ऊपर सिचुएट होते हैं। डिपेंडिंग ऑन सिंथेटिक एक्टिविटी ऑफ अ सेल, देयर आर one or more nucleoli present in the nucleoplasm. सेल की एक्टिविटी, सिंथेटिक एक्टिविटी को शो करते हुए, देखते हुए हमें इन्होंने ये बताया है कि one or more nucleoli प्रेजेंट होते हैं, यानी एक से ज़्यादा न्यूक्लियोलस प्रेजेंट रहते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर। फॉर एग्जाम्पल, cells of oocyte contains large nucleolus, whereas sperms contains small inconspicuous one. बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ उसने यहाँ पर बताई है, आप उसे ज़रूर अंडरलाइन करके रखें। ये जो न्यूक्लियोलस है, अगर आप फीमेल का oocyte देखते हो तो उसमें आपको एक ही सबसे बड़ा लार्ज न्यूक्लियोलस मिलेगा oocyte के अंदर, जो कि एक फीमेल सेल है, एग सेल है, oocyte बोलते हो आप उसे, ठीक है। वेराज स्पर्म सेल में आपको एक छोटा सा इनकॉन्स्पिकस न्यूक्लियोलस मिलेगा सेल के अंदर, ठीक है। स्पर्म और oocyte आर नथिंग बट द cells of the human body
which play an important role in reproduction. So thereby both cells, sperm and oocytes, explain or distinctly explain into the human body, okay, because they are having the specialized functions. Okay, they appear as a dense spherical bodies present near the chromatin network. ये आपको जब भी आप इन न्यूक्लियस को देखोगे तो ये आपको डार्क कलर की स्टेन बॉडी में दिखाई देगी, स्पेरिकल बॉडी, ये क्रोमैटिन नेटवर्क के पास होगी। ये देखो यहाँ पर, देखो आप यहाँ पर क्रोमैटिन नेटवर्क भी देख रहे हो और उसी के पास ये न्यूक्लियोलस भी है। They produce RNA and ribosomal proteins which are then transported to cytoplasm and are assembled together to form ribosomes. अभी थोड़ी देर पहले हमने इसी के बारे में डिस्कस किया कि न्यूक्लियोलस ये RNA और राइबोसोमल प्रोटीन्स को क्या करता है, सिंथेसाइज करता है, जो कि बाद में साइटोप्लाज्म में ट्रांसपोर्ट होते हैं और स्पेशली हमें वो या तो साइटोप्लाज्म में फ्रीली स्कैटर्ड दिखाई देंगे या तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर बसे हुए दिखाई देंगे। और जब भी प्रोटीन सिंथेसिस की बारी आएगी तब ये सारे राइबोसोम्स एक साथ मिलकर पॉलीराइबोसोम्स वाला स्ट्रक्चर बनाकर या कभी कभी 2 राइबोसोम्स मिलकर प्रोटीन का सिंथेसिस करते हैं सेल साइटोप्लाज्म में। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द न्यूक्लियोलस। नेक्स्ट वन इज द क्रोमैटिन मटेरियल। ओके, okay, this is the last component of the nucleus, that is chromatin material. This chromatin material is very much important substance or thing that plays very much important role in the human genetics. Okay, so chromatin material in the nucleus contains genetic information in the form of chromosomes which are nothing but the DNA molecule associated with the proteins. अब जो कि आप यहाँ पर क्रोमैटिन मटेरियल काफ़ी अच्छे से देख रहे होंगे, है ना। ओके, इट कंटेन्स द जेनेटिक इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ क्रोमोसोम्स। और क्रोमोसोम सभी ने अच्छे से दिखाई, मतलब सभी को पता है किस प्रकार का क्रोमोसोम होता है। ये भले ही इस प्रकार का शेप बनाते हैं बट ये जनरली दिस शेप विल बी फाउंड एट द टाइम ऑफ सेल डिवीजन एट द स्टेज ऑफ मेटाफेज। बाकी टाइम में आपको इतना क्लियर कट क्रोमोसोम नहीं दिखाई देगा। ओके, सो इट कंटेन्स द जेनेटिक इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ क्रोमोसोम एंड इट इज़ नथिंग बट द DNA मॉलिक्यूल। ये DNA मॉलिक्यूल है which are always associated with the proteins. In a non-dividing cell, the chromosomes appear as a thread-like network and cannot be identified individually. जो भी non-dividing cell होते हैं, जो divide नहीं होते हैं 2 सेल में, ऐसे सेल्स में क्रोमोसोम्स thread-like इस प्रकार का स्ट्रक्चर आपको दिखाई देगा और आप उसे प्रॉपरली आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हो किस प्रकार के क्रोमोसोम्स होंगे। दिस नेटवर्क इज़ कॉल्ड क्रोमैटिन मटेरियल। इस प्रकार का अगर नेटवर्क है तो हम उसे क्या बोलेंगे, क्रोमैटिन मटेरियल। द क्रोमैटिन मटेरियल कंटेन्स DNA, हिस्टोन्स एंड नॉन हिस्टोन्स प्रोटीन्स एंड RNA। क्रोमैटिन मटेरियल के साथ, मतलब ये जो क्रोमैटिन मटेरियल है यहाँ पर DNA होगा, हिस्टोन होगा, नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स होगा और साथ में RNA भी होगा। अब ये हिस्टोन, नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स क्या है आगे हम लोग आने वाले क्लासेस में और डिटेल में पढ़ेंगे, जहाँ पर आपको प्रॉपरली समझ में आएंगी ये सारी चीज़ें क्या है। अगर हम इसे यहाँ पर एक्सप्लेन करते हैं तो हमारा वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा बन जाएगा। फ़िलहाल के लिए आपको इतना ही मतलब समझना है कि क्रोमैटिन मटेरियल में क्या क्या होता है। DNA होता है, हिस्टोन, नॉन हिस्टोन प्रोटीन और RNA भी होता है। ओके, in some regions of the chromatin DNA is more and genetically active called euchromatin. फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पर समझाती हूँ आपको
कि मान लो ये क्रोमोसोम है, ओके। कुछ कुछ जो रीजन्स होते हैं क्रोमोसोम के, वहाँ पर उस रीजन्स में डीएनए का जो पार्ट होता है, डीएनए ज़्यादा होता है, तो ऐसे पार्ट में अगर डीएनए ज़्यादा है तो ऐसा क्रोमोसोम का पार्ट जेनेटिकली बहुत ज़्यादा एक्टिव रहेगा, ओके। तो ऐसा जो क्रोमोसोम का जो पार्ट जो जेनेटिकली बहुत ज़्यादा एक्टिव है उसे हम यूक्रोमैटिन रीजन कहेंगे। सम रीजन्स दैट कंटेन मोर प्रोटीन। अब कुछ मान लो कि कुछ रीजन्स ऐसे होंगे जहाँ पर क्रोमैटिन का पार्ट जो है वो बिल्कुल भी कम होगा, है ना, नहीं के बराबर होगा और ज़्यादा मात्रा में प्रोटीन होगा, है ना, मोर अमाउंट ऑफ प्रोटीन एंड लेस अमाउंट ऑफ डीएनए। दैट्स व्हाई दैट पार्ट ऑफ द क्रोमोसोम आर जेनेटिकली इनर्ट और इनएक्टिव। सो सच पार्ट आर कॉल्ड एज हेट्रोक्रोमैटिन। ऐसे पार्ट को हम लोग क्या कहते हैं? हेट्रोक्रोमैटिन। ये दोनों भी चीज़ें वो आगे आने वाले हैं हमको, हम इसे और डिटेल में आगे पढ़ेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही समझो, ओके। यहाँ पर हमें बहुत अच्छी डायग्राम दी है अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस की, ओके। When the cell prepares to divide, the chromosomes coil and get condensed. जब भी सेल खुद को डिवाइड करता है, प्रिपेयर करता है डिवाइड करने के लिए, द क्रोमोसोम्स कॉइल एंड गेट कंडेंस्ड। ये जो क्रोमोसोम्स होते हैं ये धीरे धीरे क्या हो जाते हैं? कंडेंस होना चालू हो जाते हैं, यानी ये थ्रेड्स जो है वो जमा होना चालू हो जाते हैं, ठीक है, और बहुत ज़्यादा कॉइल होते हैं और कंडेंस होंगे। जब भी कंडेंस होंगे तो ये इस प्रकार के क्रोमोसोम्स में अपना शेप ले लेंगे। एट मेटाफेज स्टेज दे बिकम डिस्टिंक्ट एंड कैन बी क्लियरली आइडेंटिफाइड। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस अबाउट दिस, कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि मेटाफेज स्टेज में ये आपको बहुत ही अलग से दिखाई देंगे और आप क्लियरली उन्हें पहचान सकते हो कि नाउ दिस इज द क्रोमोसोम। You will study this process as well as structure and the types of chromosome in other chapter. इस स्ट्रक्चर के बारे में, इसके प्रोसेस के बारे में, टाइप्स के बारे में, है ना, हमने दूसरे चैप्टर में पढ़ा है। अगर नहीं पढ़ा है तो हम लोग आने वाले अगले लेसन्स में ज़रूर पढ़ेंगे। Every species of the living organism has a specific number of chromosomes like normal human cell has 46. बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये बता रहा है हमको कि जो हर एक लिविंग सेल होता है, लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो सेल होता है, हर लिविंग स्पीशीज़ का अपना क्रोमोसोम नंबर होता है। जैसे कि ह्यूमन बीइंग में 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, यानी 23 पेयर्स में। इसी प्रकार दूसरे स्पीशीज़ में, दूसरे ऑर्गेनिजम्स में, प्लांट्स में उनके अपने क्रोमोसोम नंबर होते हैं। कभी वो सेट्स में होते हैं, कभी इनकम्प्लीट सेट्स में होते हैं, कभी कभी आपको सिंगल सेट में भी दिखाई देंगे। द न्यूक्लियस कंटेन्स एंटायर जेनेटिक इंफॉर्मेशन, हेंस प्ले इम्पॉर्टेंट रोल इन हेरिडिटी एंड वेरिएशन। अब जो कि अभी थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया कि जो भी हमारा न्यूक्लियस है उसमें पूरी जेनेटिक इंफॉर्मेशन होती है क्रोमैटिन मटेरियल के ऊपर, जिसे हम जेनेटिक मटेरियल कहते हैं। इसीलिए ये हेरिडिटी और वेरिएशन में, आनुवांशिकता और भिन्नता में बहुत ही अपना महत्वपूर्ण रोल निभाता है। इट इज़ अ साइट फॉर सिंथेसिस ऑफ डीएनए, आरएनए एंड राइबोसोम्स। ये डीएनए, आरएनए और राइबोसोम का सिंथेसिस पॉइंट है। सो इट प्लेज इम्पॉर्टेंट रोल इन प्रोटीन सिंथेसिस। हाँ, बराबर। हम यहाँ पर जो डीएनए है, आरएनए जो बनेंगे, ये दोनों बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं प्रोटीन सिंथेसिस में, जो कि स्पेशली हम लोग हायर क्लास में 12th में पढ़ने वाले हैं, ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन। क्रोमोसोम नंबर्स बीइंग कांस्टेंट फॉर अ स्पीशीज़। यस, किसी भी स्पीशीज़ के लिए उसका अपना क्रोमोसोम नंबर ये कांस्टेंट रहेगा। जैसे कि ह्यूमन बीइंग के लिए 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स ये कांस्टेंट होते हैं। सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट इन फाइलोजेनेटिक स्टडीज़। हाँ, ये कॉन्स्टेंसी जो है ये हर किसी लिविंग
ऑर्गेनिज्म में बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है फाइलोजेनेटिक स्टडी के लिए। सभी को पता है फाइलोजेनेटिक स्टडी क्या है। फाइलोजेनेटिक स्टडी मीन्स जहाँ पर हमें एक्सटिंक्ट ऑर्गेनिज्म या जो लिंक है, जो एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, या किसी दो ऑर्गेनिजम्स के बीच की कड़ी है, लिंक है, उसे फाइंड आउट करने में ये फाइलोजेनेटिक स्टडी, ये जेनेटिक स्टडी हमें बहुत काम आती है। इसके अलावा भी बहुत सारे इम्पॉर्टेंट प्लेस वो रोल करता है। न्यूक्लियस दस इज़ द मास्टर सेल ऑर्गन, इसीलिए न्यूक्लियस को मास्टर सेल ऑर्गेनल या आप उसे कंट्रोलिंग सेंटर ऑफ द सेल भी कह सकते हो। Here your nucleus topic is complete, which was very much important. In the next video lecture we will see about the cytoskeleton. Thank you.